नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों। महामैराथन बैच के साथ मैं आशुतोष रंजन आप लोगों के साथ फिर से आ गया हूं। 2025 में आईएएससी का परीक्षा देना है तो फिर आप कहां है, यहां आइए ना। यहां से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आज मैं आप लोगों के लिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का यहां सेशन लेकर आ गया हूं। 2 मार्क्स वाले 60 क्वेश्चन का अगर आप लोग सॉल्यूशन कर लिए तो इससे बाहर नहीं आएगा, यह आशुतोष का वादा है। और 5 मार्क्स वाला भी प्ले लिस्ट में आप जाकर देख लीजिए, वो भी कराया हुआ है। जो बचा हुआ हो रहेगा वो भी मैं करा दूंगा। अरे भैया 10 दिन है, 10 दिन, और 10 दिन में फाड़ के रख देंगे। जो भी पहले पढ़ाया हुआ है वो तो पढ़ो, और जो नए लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी इस 10 दिन में अच्छे मार्क्स उठा लेंगे। अब आइए हम लोग यहाँ 2 मार्क्स वाले में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने छाट कर रखा है। 60 क्वेश्चन लगभग हम लोग छाट कर रखे हैं। 60 में से ही घुमा फिरा के हर साल पूछते रहता है बिहार बोर्ड। अब उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो पहला क्वेश्चन है आवेश के मूल गुण क्या होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आवेश के मूल गुण ये है कि आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। पहला गुण क्या है बच्चों, तो पहला गुण मेरे भाई है आवेश क्वांटमीकरण। आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को दिया गया या उससे निकाला गया आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज, मतलब उसकी संख्या से गुना कर देना है, पूर्ण गुणज के क्या होता है, बराबर होता है प्लस माइनस Na। क्या होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। और ये प्लस माइनस का है तो प्लस माइनस देख के आपको ज्यादा विचलित होना नहीं है। ये प्लस माइनस जो है ना बाबू, ये कब यूज करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं और वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, मतलब ऋणात्मक आवेश बढ़ेगा, तो ये वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा। वस्तु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। और अगर मान लीजिए यहां ऋणावेशित होगा तब आपको क्या लेना है, माइनस यूज करना है। या क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है। अब अगर मान लीजिए कि यहां वस्तु से आवेश को निकाल रहे हैं, वस्तु से आवेश को निकाल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से अगर निकालेगा, किसको निकालेगा, बताए थे ना कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब ये बाहर निकालेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज न बढ़ जाएगा, तो यहां क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्या हम लोग लेंगे, प्लस। तो इस कंडीशन में यहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया कि आवेश क्वांटमीकरण होते हैं बाबू, आवेश क्वांटमीकरण होते हैं। दूसरा गुण क्या है, आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश क्या होते हैं, योगात्मक होते हैं। योगात्मक कहने का मतलब क्या है कि आवेशों का बीजगणितीय योगफल ज्ञात कर सकते हैं। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योगफल मतलब Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn आप ज्ञात कर सकते हैं, आवेश को जोड़ सकते हैं। और तीसरा गुण जो है ना वो आपका बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि कई साल पूछा गया है। इसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो तीसरा जो आवेश का गुण है वो है कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश क्या होते हैं बाबू, संरक्षित। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है और संपूर्ण आवेश संरक्षित होते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश को न तो क्रिएट कर सकते हैं और न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। यही तो है बाबू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कई बार पूछा गया है। यहां पर आवेश के बेसिक गुण में भी तीनों में रहेगा कि आवेश संरक्षित होते हैं। और क्या होता है, तो ये भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लेना बाबू, क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर में क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत में आपको याद रखना है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। इसका केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है और संपूर्ण आवेश संरक्षित होते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन क्लियर।
तीसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत जरूरी है, कूलम्ब का नियम। क्या है? कूलम्ब का नियम। अरे बाबू 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब, वैज्ञानिक तो न थे पहले, वो फ्रांस के फौज में काम करते थे, पर बाद में तो वैज्ञानिक का उपाधि उनको मिल गया। तो क्या है कि सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने अपने प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर एक नियम दिया जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। इस नियम में क्या है कि अगर दो गो आवेश है, एगो एने Q1 है बाबू, यहां पर क्या है Q2 है, एक आवेश Q1 रख दिए, एक Q2 रख दिए, अब बीच का दूरी कितना है? R है। तब इन्होंने क्या बताया कि अगर आवेश का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है, मतलब स्थिर वैद्युत बल, उसका मान भी बढ़ेगा, और अगर आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। इन्होंने नियम दिया इस आधार पर क्या कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F उन आवेशों के गुणनफल के क्या होता है बाबू? समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी मतलब R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये हो गया क्या बाबू? कूलम्ब का नियम। अब ये दो गो इक्वेशन नियम दे दिया, तो समीकरण 1 और 2 से, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, अब अगर इससे चलेंगे तो क्या हुआ? तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा में क्या है? अरे R स्क्वायर बटा में क्या है? R स्क्वायर। समानुपाती के साइन को हटा दिए तो नियतांक में क्या लेंगे? K, और ये क्या हो गया बाबू? Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखिए, कभी भी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कुछ न कुछ एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता था। तो यहाँ के का वैल्यू कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और यूनिट में बैठा दिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये वाला यहाँ इस वाले वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो गया बाबू? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर। यही तो हो गया कूलम्ब का नियम। अच्छा, और ये डाउट है यूनिट कैसे हो गया? चलो ये देखो यूनिट कैसे हुआ बाबू। तो इस वाले फॉर्मूले से चलिए, अभी अभी आपने पढ़ा कि F = K × Q1 Q2/R स्क्वायर है। अगर आपको K का यूनिट निकालना है तो R स्क्वायर यानी बटा में, तो इधर आके गुना में, तो FR स्क्वायर बटा में Q1 × Q2। और F क्या है? बल। R क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर का क्या कर दिया? स्क्वायर। अब बल का न्यूटन। अब बटा आवेश इंटू आवेश कूलम्ब, कूलम्ब इंटू कूलम्ब क्या हो गया? कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यही वाले यूनिट को यहाँ रख दिए। समझ रहे बात? अच्छा, तो ये रहा आपके पास कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम भी 2 मार्क्स में पूछ देता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी बाबू आपको देख ही लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 हो गया। अच्छा, अब जो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो कई साल पूछा गया क्वेश्चन है वो क्या है? अच्छा देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ चीज और जान लीजिए। एक नया चीज यह एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है बाबू? 8.85 × 10⁻⁻12। अच्छा, अरे यूनिट क्या होता है? तो फैराड पर मीटर होता है। अच्छा, ऐसे ना और यूनिट अगर निकालना हो तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर पढ़े थे। तो एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग यहाँ लाएंगे तो F तो यहाँ आ जाएगा। अब ऐसा यूनिट ऊपर और नीचे बैठाइए ना, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका ऊपर, जो फिजिकल क्वांटिटी नीचे है उसका यूनिट नीचे। तो आवेश गुने आवेश कूलम्ब इंटू कूलम्ब, और 4 पाई है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ना है, इसका यूनिट नहीं होगा। और F का है तो बल है, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन। R क्या है? दूरी, दूरी का ऐसा यूनिट मीटर। और R का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर। तो क्या हो गया? कूलम्ब स्क्वायर।
पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी यूनिट आप यहां बैठा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं यहां पर बाबू? तो यहां कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, आप इसको भी यूज यहां कर सकते हैं। अच्छा, अरे डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर जहां तक बात है तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का एटी होता है बाबू। चार्ज का एटी कैसे? अरे इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? आई टी। आई क्या है? करंट। करंट का क्या होता है बाबू? ए। टी क्या है? टाइम। टाइम का क्या होता है? टी। और करंट का तो आई भी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ होता है। और टाइम का क्या होता है? टी। तो ये क्या हो गया बाबू? एटी या आई टी। एटी या आई टी। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट का मेन बात है कि एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट होगा बाबू? तो एप्सिलॉन नॉट का अगर निकालना है तो इसको हटाइए। अब यहाँ इसी वाले फॉर्मूले पर हम लोग बैठा के निकालेंगे। अब देखिए, ऊपर में चार्ज इंटू चार्ज, तो 80 इंटू 80 कर दिए। अच्छा, फोर्स है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू। फोर्स का क्या होगा? mlt के पावर -2। अच्छा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का L और स्क्वायर है तो L का पावर 2 ना बाबू। तो यहाँ हो गया m ऊपर गया तो m का पावर -1, L यहाँ 2 यहाँ 3 ऊपर गया तो L का पावर -3, T का पावर यहाँ -2 ऊपर गया तो T के पावर 2 1 3 1 4, और यहाँ A इंटू A का पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला m के पावर -1, L के पावर -3, L यहाँ T के पावर 4 और A के पावर 2, ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला। कई बार पूछा गया है, कई बार इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बाबू जरूरी है, इसको भी थोड़ा देख लेगा। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने कितना क्वेश्चन कर लिया? 3। अरे 3 कर लिए। 3 में तो बहुत सारा मिल गया, पर 3 ही हम लोग अभी रखेंगे इसको बाबू। अच्छा, अब जो अगला आपका टॉपिक है वो है आवेश घनत्व। क्या है बाबू? आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी। आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की आकृति के आधार पर आवेशों का वितरण, किसी वस्तु की आकृति के आधार पर आवेशों का वितरण आवेश घनत्व कहलाता है, चार्ज डेंसिटी कहलाता है। चार्ज डेंसिटी कितने टाइप के होते हैं? तो चार्ज डेंसिटी 3 टाइप के होते हैं। और पहला क्या है? तो पहला चार्ज डेंसिटी में होता है रैखिक आवेश घनत्व। क्या रहेगा बाबू? रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब यह है कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय लेम्डा ना। क्या किससे सूचित करते हैं? लेम्डा से सूचित करते हैं। तो लेम्डा इक्वल टू क्या होगा बाबू? क्यू बाई L। क्या हो जाएगा? Q बाई L। तो किसी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर, अरे प्रति एकांक लंबाई पर, और उपस्थित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। बाबू आवेश है तो आवेश का ऐसा यूनिट कूलम, और लंबाई का मीटर, तो ये हो गया कूलम पर मीटर। क्या लिखेंगे? कूलम पर मीटर। डायमेंशनल फार्मूला देखो बाबू, चार्ज का हो गया 80, चार्ज का हो गया 80 और लंबाई का हो गया L। तो ये क्या हो गया बाबू? AT। L ऊपर गया तो L के पावर 1 ऊपर गया तो L का पावर -1 हो गया। L का पावर -1 हो गया। ये हो गया रैखिक आवेश घनत्व। अरे हरे हड़बड़ाते का है, दूसरा भी हम बता रहे हैं। तो पृष्ठीय या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बाबू? तो पृष्ठीय या क्षेत्रफल आवेश घनत्व मतलब सरफेस और एरिया चार्ज डेंसिटी क्या है? तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, अब मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका मान लीजिए एरिया A है और इस पर चार्ज Q है। चार्ज कितना है बाबू? Q। तो किसी वस्तु के पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। अरे डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का 80 और यहाँ लेंथ, ये एरिया का हो गया L के पावर 2। तो ये क्या हो गया बाबू? 80 L के पावर 2, नीचे ऊपर गया तो -2 न हो जाएगा, तो 80 L के पावर -2।
एक और बच गया, एक और कौन सा बच गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित चार्ज को, प्रेजेंट चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व, और इसको सूचित करते हैं रो से। इट इज डिनोटेड बाई रो इक्वल टू क्या होगा बाबू, क्यू बाई भी। क्या होता है, क्यू बाई भी। क्यू क्या है, आवेश, भी क्या है, आयतन। आवेश का हो गया कूलम, आयतन का हो गया मीटर क्यू, तो ये हो गया कूलम पर मीटर क्यू। अब देखो बाबू, चार्ज का हो गया 80 और यहां लेंथ का क्या हो गया, L के पावर 3, तो ये हो गया 80 अब L के पावर -3। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज डेंसिटी। ये हो गया लिनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों में से कोई एक रहेगा। तो तीन इधर 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन अभी डील हो गया, 6। इसमें से 6 में से कोई एक रहता है, ठीक, या कोई 2 भी रह सकता है। अब आपके किस्मत पर है ना बाबू। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। चलिए आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अरे विद्युत क्षेत्र तो याद था सर, अरे भूल गए तो भूल तो जाइएगा ना बाबू, नहीं पढ़िएगा तो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया, वो क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर एक फोर्स का बल यहां अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर एक बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, उसे कहते हैं स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज। आज जिसको लाइएगा उसको कहते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। क्या कहिएगा, परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। एक और पॉइंट आ गया। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, तो किस, यहां देखिए एक सिंपल से फॉर्मूला से आप निकाल लीजिए। यहां पर लाइए बाबू, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहेंगे, तो E=F/Q0 है। तो इसी फॉर्मूला से आप डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक, नो यहाँ सीधा बोलिए ना, एकदम सिंपल वाला बोलते हैं, ठीक, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। या किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, क्या किसी वस्तु, यहाँ किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अरे यही तो आसान है, यही याद कर लेना है, ठीक। किससे सूचित करते हैं, ई से। इट इज डिनोटेड बाय ए। पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ई। सूचित किससे करेंगे, ई से। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बाबू, सदिश राशि है, ठीक है। अरे ऐसा यूनिट क्या होगा, तो सिंपल तो है, फोर्स है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, सिंपल। अच्छा, और एक और यूनिट, हाँ होता है, देखो, E=-dV/dr। अब dV वोल्टेज है, वोल्टेज का हो गया वोल्ट, और dr दूरी है, इसका हो गया मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, क्या यूनिट हो गया बाबू, वोल्ट पर मीटर। अब देखिए यहां से क्या है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, यह भी अगले चैप्टर में मैं बताऊंगा, ठीक। ये भी यहां किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी आगे अगला चैप्टर में ये प्रूफ कर कर बताएंगे, ठीक है। अरे हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताया, देखो ना, तो F/Q0 है। F क्या है, फोर्स।
फोर्स का होता है mLT के पावर -2, mLT के पावर -2। और Q क्या है? चार्ज, और चार्ज का होता है बाबू AT, चार्ज का होता है AT। अब ये क्या बन गया? mLT, और T एक और ऊपर चला गया तो T नीचे 1 ऊपर गया तो -1 -2 -3, A ऊपर गया तो ये का पावर -1। ये हो गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक 2 मार्क्स हो गया कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन कितना है? कितना हो गया? 6 उधर 2 इधर। ठीक है, 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण पूछता है बाबू। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अगर गुण पूछेगा तो क्या लिखिएगा? तो विद्युत क्षेत्र रेखा के कुछ गुण ऐसे है, जैसे क्या है कि कोई भी धनात्मक आवेश जो होगा उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और ऋणावेश में आकर मिलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश में आकर मिलती है। अगर सिर्फ कहीं धनावेश है तब वहां क्या होगा? बाहर निकलेगा। सिर्फ ऋणावेश है तो उसमें आके मिलेगा। पहला गुण हो गया। दूसरा क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में मिलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में और मिलती है। तो यहाँ प्लस से निकल रहा है और प्लस से निकल रहा है दोस्तों। और बहुत पढ़ना है, सोना नहीं है आजकल। 10 दिन मेहनत करना है, 10 और जिंदगी बदल देना है। यहाँ देखो, और ये प्लस है तो प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगा। तो ये सब बाहर निकला और ये जाकर किस में मिल रहा है बाबू? माइनस में। तो ये भी कहीं पॉजिटिव धनावेश से निकल के ही इसमें आकर मिला है, समझ रहे? और ये भी कहीं ना कहीं इधर से जाके और ऋणावेश में ही मिलेगा, मतलब निगेटिव चार्ज में ही मिल जाएगा। तो गुण हो गया। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है और अगर काट देगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाएगी और ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, ऐसे भी एक अलग से पूछेगा 2 मार्क्स में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेगी तो एक ही बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, एक इधर और एक इधर खींच दिए, जो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को निरूपित करेगी। कितनी दिशाओं को? 2 दिशाओं को निरूपित करेगी और यह संभव नहीं है, असंभव। यह कभी भी संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा हो सकती है, कभी 2 दिशा नहीं हो सकता है। तो यह संभव नहीं है कि कभी वो एक दूसरे को ऐसे काट दे, समझ रहे? ये तीसरा गुण भी हो गया। एक अलग से क्वेश्चन भी हो गया क्योंकि ये भी पूछता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? याद रहेगा ना? अरे क्वेश्चन को नोट कर लो बाबू, पूछा है कई बार। अच्छा, अगला गुण देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होती है। ठीक है, अगला गुण देखिए, असमान विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर किंतु असमान दूरी पर होती है। कैसे होती है? असमान दूरी पर होती है। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। अरे अभी हम जब तक रहेंगे तब तक आपका नंबर कम नहीं होने देंगे। अरे काहे पड़े हो चक्कर में यार, अभी हम हैं, आपका 1 नंबर भी कम नहीं होने देंगे। अरे 90 पार करना है, 90 हर हाल में बिहार बोर्ड में पार करके दिखाना है। क्या कोई रोक लेगा यार? अच्छा, अब की बार देखते हैं कैसे पार होगा सर जी। अरे ऐसे होगा, देखो ना। अरे अगर किसी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पड़ती है ना, तो किसी भी कंडक्टर के या किसी भी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री पर पड़ती है। बाबू ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार,
क्या पूछा गया, किसी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना डिग्री का कोण बनाती है। ऑप्शन में 30 डिग्री था, 0 डिग्री था, 90 डिग्री था, 180 डिग्री। और 90 डिग्री यार इसमें भी छोड़ के क्या आना है, परपेंडिकुलर है मतलब लंबवत है, मतलब क्या 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए, तो बाबू विद्युत क्षेत्र रेखा में इतना पढ़े। अच्छा, एक चीज और पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र रेखा क्लोज लूप का निर्माण नहीं करेगा, बंद लूप नहीं, ऐसे आपस में आके मिलता नहीं है। एक बार चला गया तो वहीं रह जाएगा, उधर से इधर नहीं आएगा, मतलब कभी भी माइनस से प्लस में नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, विद्युत द्विध्रुव किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहेंगे। तो जब समान परिमाण के दो आवेश, मतलब यहां Q तो यहां भी Q रहेगा, किंतु चिन्ह में विपरीत, ये प्लस में तो ये माइनस में रहेगा, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, जब समान परिमाण के दो आवेश किंतु चिन्ह में विपरीत, चिन्ह में विपरीत, एक दूसरे से अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और विद्युत द्विध्रुव के आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, और द्विध्रुव अक्ष के मध्य बिंदु को द्विध्रुव केंद्र कहते हैं, द्विध्रुव केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं। फिर से, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के परिमाण मतलब Q तथा उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। P की दिशा किधर है यार, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा भले पॉजिटिव से निगेटिव, बट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। किधर होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब P इक्वल टू Q बाई, यहाँ Q इंटू 2L, Q क्या है, चार्ज, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, 2L दूरी है तो मीटर, ये हो गया कूलम मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, कूलम मीटर। अन्य मात्रक क्या होता है, तो डेबाई। अन्य मात्रक क्या है इसका, डेबाई। और डेबाई को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। 1 कूलम मीटर इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डेबाई। और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एक यहाँ इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक क्या होगा, क्या होगा, डेबाई। डेबाई 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 याद रखना है। और देखो विमीय सूत्र क्या होगा, तो आवेश का होता है बाबू AT, दूरी का होता है L, तो ATL क्या होगा, ATL। देखो आंसर लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूरा पूरा लिखना है। और कहां से कटेगा नंबर, कहीं नहीं कटेगा, जोर लगा देना है बाबू, पूरा पूरा मेहनत करना है। जो मेहनत क्लास में किया गया है उस मेहनत को एग्जाम में दिखाना है। और बोलने वाले बोलते रहेंगे, नंबर तुम ही लाएगा, समझा। आज के लिए यही बस इतना क्वेश्चन लिखा है। कल और भी जितना 2 मार्क्स वाला होगा उसको डील कर दिया जाएगा, उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। अरे क्या बोलता है, अरे ये तो बोलता है और पढ़ेगा तो पढ़ो ना, और पढ़ो और पढ़ो, आज सब खत्म कर देते हैं यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला टॉपिक कौन आ गया, विद्युत फ्लक्स। कौन है, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से, यह विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत फ्लक्स। और मान लिए कि DS एरिया का कोई पृष्ठ रखा गया है, कितना एरिया का है बाबू, DS एरिया का। तो विद्युत फ्लक्स को हम लोग सूचित करते हैं फाई से। डिफिनीशन, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर DS।
अब ये डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर हम लोग यहां से वेक्टर के साइन को हटाएंगे तो ई डी एस यहां क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फाई इक्वल टू क्या होता है बाबू, ए डी एस कॉस थीटा। और मात्रक निकालना है तो क्यों घबरा रहे हो, अभी हम है ना। अब देखो मात्रक कैसे निकलेगा, ई के जगह पर क्या लिखोगे बाबू, एफ बाई क्यू नॉट इंटू क्या है डी एस, और कॉस थीटा साइन थीटा का तो यूनिट होगा नहीं। अच्छा अब देखिए, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया बाबू, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलॉम। अरे बहुत बढ़िया, ये हो गया बाबू विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। और एक और यूनिट होगा ना, एक और यूनिट कैसे होगा बाबू, तो यहां देखो, यहां पर ई के जगह पर अगर आप यहां क्या रख दिए, डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर इंटू क्या है आपका डी एस, एरिया कॉस थीटा। अच्छा अब देखिए, वोल्टेज का यहाँ वोल्ट, डी आर क्या है डिस्टेंस तो मीटर, और एरिया का मीटर स्क्वायर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या बन गया बाबू, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी किसका यूनिट है, विद्युत फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स का यूनिट क्या होगा बाबू, वोल्ट मीटर, ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर। और एक और होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। अब बाबू तुम काहे घबरा रहे हो, डायमेंशनल फॉर्मूला भी तो निकलेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या है, कैसे निकालेंगे, तो यहां फोर्स है, फोर्स के जगह एम एल टी के पावर -2, एम एल टी के पावर -2, चार्ज का क्या होगा 80, चार्ज का क्या होगा 80, और एरिया का क्या होगा, तो एल के पावर 2, एल के पावर 2, तो ये हो गया एम एल के पावर 1, और यहाँ 2 कितना हो गया 3, टी के पावर ये ऊपर गया तो टी के पावर हो गया -3, और ए जब ऊपर गया तो ए का पावर कितना हो गया -1। फिर से देखो, फोर्स का एम एल टी के पावर -2, एरिया का एल के पावर 2, चार्ज का 80, एम का एम लिखे, एल यहाँ 2 यहाँ 1, कितना हो गया 3, टी कितना है बाबू नीचे 1, ऊपर गया तो क्या -1, -1 और -2 कितना हो गया -3, ये ऊपर गया तो -1। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ तक जो आप निकालिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला हो गया। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहाँ से बस एक लास्ट टॉपिक बच गया 2 मार्क्स वाला, कौन सा बचा, चलिए उसको भी निपटा देते हैं। लास्ट 2 मार्क्स में कौन आता है बाबू इस चैप्टर का, तो आता है गॉस का थ्योरम, गॉस का प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार ये मान लो कोई यहां पर क्या है बाबू, कोई बंद लूप है, तो इसके बारे में क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, विद्युत फ्लक्स तो फॉर्मूला लिख दिए विद्युत फ्लक्स का, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बाबू, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यह है गॉस का प्रमेय। ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट चैप्टर के 2 मार्क्स वाला। इतना कंप्लीट, फर्स्ट चैप्टर का 2 मार्क्स कंप्लीट। अरे कोई नहीं टक्कर में है, पढ़ो पढ़ो बाबू। अब क्या है, ये जो आपको सॉल्यूशन कराइए फर्स्ट चैप्टर का चल करवा दिए। अब अगर मैं पर डे खींचते जाऊं तो आज जो करवाए वो 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम करवा दिए। टोटल 60-65 क्वेश्चन जो है वही उसी से दोहराते रहेगा। मतलब ले दे के 5 से 6 दिन में आपका 2 मार्क्स वाला कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। अवेलेबल कहाँ है बाबू इसका नोट्स, हमारे टेलीग्राम पर फिजिक्स बाय आशुतोष सर। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम से आप नोट्स भी वहां से ले सकते हैं। और यहां पर सारा वीडियो रोज देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।